हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? और कैसे ही सब लोग की दिवाली की वैकेशंस, 3 दिन की वैकेशंस होपफुली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया होगा, सेलिब्रेट किया होगा और स्टडीज़ वगैरह में भी जो पेंडिंग वगैरह आपका होगा, आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। चलिए, अब हम लोग पूरे एनर्जी के साथ फिर से रिन्यूड एनर्जी के साथ। अच्छा, मीनवाइल मुझे याद आया कि दिवाली तो कंप्लीट हो गई, बट हाँ, मैं गिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। अभी तक मुझे आईफोन जो है शायद हो सकता है ट्रांजिट में हो, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं वेट कर रहा हूँ उसका वैसे। और कुछ लोगों ने मुझे रंगोली के डिज़ाइन भी सेंड किए थे। चलिए, आजकल मैं लैपटॉप पे उसको अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा वो फिर। चलिए, तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग वापस से रिज्यूम करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हम लोग बात कर रहे थे हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म्स की, और इसमें से हमने सबसे पहला मैकेनिज्म स्टार्ट किया था लास्ट सन पर। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र था विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, वाया कंडक्शन। हीट ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन था। हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा था कि कंडक्शन में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, जिसे हम थर्मल करेंट भी बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या थर्मल करेंट इज इक्वल टू के ए टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय एल। ये जो कांस्टेंट के था, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी इन शॉर्ट। और टेम्परेचर डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि यहाँ पर जो टर्म होता है एल डिवाइडेड बाय के, ये जो टर्म आता है एल डिवाइडेड बाय के, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए थे। आज हमें से कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करने हैं, फिर कन्वेक्शन और रेडिएशन की भी बात करनी है। चलिए, तो सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने कंडक्शन में सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। एक्सप्रेशन सबको याद होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन 1/R इक्विवेलेंट के लिए 1/R1 प्लस 1/R2। और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किए थे, किस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था। देखो, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस में डिफरेंशियल एलिमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्राई करेंगे, तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि 12th में भी कंटिन्यू होता रहेगा। डिफरेंशियल एलिमेंट फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पोर्शन होता है, मतलब किस तरह से आपको डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है, किस तरह से एज्यूम करना है, उसके जो कैलकुलेशंस होते हैं, ये 12th में भी आपको इसी तरह से कंटिन्यू होता हुआ मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने ट्राई किया था वो ये था। मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया था, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रिमेनिंग था। आंसर आया था 1536 सेकेंड्स। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। चलो, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के हेल्प से कंडक्शन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ये बेसिकली आपको है ना, टोटल मिला के यहाँ पर 6 रॉड्स दिख रही होंगी। 6 रॉड्स कैसे है ये मैं बता देता हूँ। ये सब है ना, अलग अलग सेगमेंट से जिनको मैंने ज्वाइन करा है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये सब अलग अलग सेगमेंट्स है जिन्हें हम लोगों ने ज्वाइन करा है, और जिनके हेल्प से हम लोगों ने इस तरह के कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर करा है।
ठीक है, आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 1525 और बाकी ठीक है, बढ़िया, गुड। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे। हाँ, डी क्यू बाई डी टी थर्मल करंट, उसी को हम बोलते हैं। देखो मैं आंसर फ्लैश कर देता हूँ, ये आंसर आना चाहिए था 1525 और बाकी जो दो रॉड्स हैं उनमें 40 वॉट। देखो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल था इस क्वेश्चन का, एक्सीडिंग ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। कुछ इस टाइप का हमें अरेंजमेंट गिवन था, ये सब अलग अलग रॉड्स हैं, सेम मटेरियल है, सेम थिकनेस है, लेंथ सबको गिवन थी, ये सब 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, अब अगर मैं ये असम्पशन लेता हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है, ये जो 2 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, मतलब मैं इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं ये असम्पशन ले रहा हूँ कि ये वाली जो रॉड है इसका थर्मल रेजिस्टेंस है आर के इक्वल। तो ये जो 6 सेंटीमीटर होगी इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R। क्यों, रेजिस्टेंस बोल दो या थर्मल रेजिस्टेंस बोल दो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जो 6 सेंटीमीटर है, बाकी सारे पैरामीटर्स तो सेम है, देखो लेंथ ही 3 टाइम्स हो गई है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका अगर रेजिस्टेंस आर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा आर प्लस आर प्लस आर 3R। अब ये आपको याद आ रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग 9 10 में बहुत ज़्यादा करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बहुत ही सिंपल और फेमस क्वेश्चन हुआ करते थे इस टाइप के। ये आपको ले देकर इनडायरेक्टली ये नया सर्किट मिलेगा इस टाइप से। और आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, थर्मल करंट फ्लो कर रहा है, जो क्वेश्चन में मैंने दिया था, कितना दिया था, 40 वॉट। ये थर्मल करंट, इसको मैं आई थर्मल लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताओ इस रॉड में से कितना फ्लो करेगा, 40 वॉट ही फ्लो करेगा, ये सबको क्लियर होता है। जो करंट एंटर कर रहा है वही फ्लो करेगा, जो एग्जिट करेगा वो भी कितना होगा, एग्जिट करने वाला भी कितना होगा, 40 वॉट होगा। तो ये जो फर्स्ट रॉड है और सिक्स्थ रॉड है, इसमें तो आंसर हमारा 40 वॉट आ गया। रिमेनिंग ये 3 रॉड्स में सेम होगा, सेम क्यों होगा, ये तीनों सीरीज में, देखो ये 1 2 3 सीरीज में है, इसमें सेम होगा। इसको मैं लिख देता हूँ I1 और इसमें होगा I2। बस मुझे I1 I2 का डिवीजन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं डिवीजन, आपको याद आ रहा होगा, I1 प्लस I2 40, I1 प्लस I2 40, क्यों, जितना करंट आ रहा है, थर्मल करंट आ रहा है, वही डिवाइड होगा। तो इस जंक्शन पर 40 वॉट एंटर कर रहा है और I1 प्लस I2 दोनों लीव कर रहे हैं, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 40। दूसरा ये है कि जो I1 और I2 का रेशियो होगा, सबको क्लियर होता है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार फिर से। ये बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R 3R और R, ये कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 5R हो जाएगा। 5R क्लियर है क्यों हो रहा है, R 3R, R सीरीज में है, तो वो ऊपर हो जाएगा 5R, नीचे है 3R। ये करंट था I 40 वॉट, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2। और सबको पता होगा थर्मल करंट विल बी डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। I1 बाई I2 क्या होगा, I1 बाई I2 होगा 3/5। देखो I1 बाय I2 होगा इनवर्स रेशियो 3/5, क्यों होगा, क्योंकि जिसका थर्मल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसमें से पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। आपको 9 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी याद आ गया होगा।
बस आगे मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं लीव कर दूंगा इसको। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व करके देख लेना, वैल्यूज मिल जाएगी अपने को। तो स्टार्टिंग हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन से करी है, एक तरह से मान लो कि वार्म अप हो गया हम लोगों का। अब हाँ, इंटरेस्टिंग बात देखो ये है कि आप लोग जब 12th क्लास का मॉड्यूल देंगे तो 12th क्लास मॉड्यूल में जो टॉपिक मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड में एक अलग से सेक्शन दिएगा, एक अलग से सेक्शन होगा कंडक्शन का, और इसके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो 12th क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो मॉड्यूल है ना, उसके अंदर आपको इसके एक बिगनर बॉक्स भी मिल जाएगा, इसके ऊपर एक बिगनर बॉक्स, और उसके अंदर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। देखो मैं थोड़ा सा एक बार ये क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अरेंजमेंट है, जो ज्योमेट्री है, उसका थोड़ा सा मैं मीनिंग पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, इस चैप्टर का मॉड्यूल कब मिलेगा आप लोग चेक करो, मैंने बहुत पहले ही इसको अपलोड कर चुका हूँ मैं, जो गूगल ड्राइव की लिंक है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जितना भी मटेरियल मुझे शेयर करना होगा, क्लास की रिकॉर्डिंग मटेरियल सब कुछ मैं वहाँ अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। देखो पहले थोड़ा सा जो नया क्वेश्चन है उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देते हैं, ट्राई भली करते रहना फिर। थोड़ा आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल एलिमेंट्स, मैथमेटिकल टच आना शुरू हो जाएगा क्वेश्चंस में। तो अभी जो हम लोगों ने नया अरेंजमेंट लिया है ना, वो है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम। फ्रस्टम को सबको समझ में आता है कि वो जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप का दिया है मैंने आपको इस बार। पर जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इसमें आपको एक बहुत सूटेबल और इंपॉर्टेंट एजम्पशन लेना पड़ेगा, हालांकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, पर अभी जितना मैथ्स आपको आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जितना आप लोगों को आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को एक एजम्पशन के ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। वो एजम्पशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले मैं ज्योमेट्री डिफाइन कर देता हूँ। ये आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा, ये इसके एक्सिस, और इसे जो दो रेडियस दिए हुए हैं आपको, वो दिए हुए हैं ए और बी। ये रेडियस दिया हुआ है ए, और ये रेडियस है बी। इसकी जो लेंथ है वो है एल, या एल प्राइम, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन वो चेक कर लेंगे बाद में हम लोग। बस मेन बात ये है कि इस बार इसमें हीट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, इसमें हीट इन दोनों फेस के बीच में फ्लो कर रही है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सिलेंडर में किया था कि हीट सिलेंडर में से फ्लो करती थी, वो तो इजी ज्योमेट्री थी, क्योंकि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा। यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एरिया कम है और आगे जाते जाते एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो ये वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है इनडायरेक्टली क्वेश्चन में, इस ज्योमेट्री का रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड करना है किन दोनों फेस के बीच में, इन दोनों फेस के बीच में। अब देखो रियल लाइफ में होगा क्या, होता ये है कि जब हीट फ्लो करेगी ना, तो इतने सिंपल वे में नहीं करेगी, वो थोड़ा सा डायरेक्शन बहुत ऑकवर्ड होगी उसकी, मतलब इस तरह से हीट फ्लो करेगी कुछ, ठीक है। पर आपको अभी आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अजम्पशन लेके चलना है कि जो हीट फ्लो है, हीट फ्लो कहाँ है, हमेशा हमेशा हीट फ्लो की डायरेक्शन कुछ इस टाइप की है। इस बात को समझ रहे हो, हीट फ्लो कैसे हो रही है, एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग हीट फ्लो है। देखो ये सूटेबल असम्पशन है जो भी आप लेके चलोगे, कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन में हीट फ्लो हो रही है, वो है डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस।
इस टाइप से, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको फ्लैश करके बता देता हूँ। देखो किसी को ये वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, मैं बता देता हूँ, ये हॉलो नहीं है ना, दोनों ये सॉलिड है। एक सॉलिड फ्रस्टम ज्योमेट्री है और एक सॉलिड सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है। दो लोगों ने अभी तक आंसर बताया है B/A। ठीक है, देखते हैं, चेक करेंगे। 1-2 मिनट का टाइम फ्रेम और दे रहे हैं सब लोगों को ट्राई करने के लिए, फिर आंसर डिस्क्लोज करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा B/A। चलो ट्राई करके देखते हैं।
अभी एक काम करो, थोड़ी देर के क्वेश्चन को भूल जाओ, हम बस इसी ज्योमेट्री के लिए जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे एल प्राइम लिखा है, एल डैश लिखा है, बट हम लोग अभी एल मानते हुए एक जनरल इसी टाइप की ज्योमेट्री के लिए एक फॉर्मुला डिराइव करके देख लेते हैं। वो फॉर्मुला हम लोग याद कर लेंगे अगली बार से जब भी फर्स्ट टर्म वाला क्वेश्चन आता है, चाहे वो 11th में हीट में आए, चाहे 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए, हम लोग के पास इसका एक फॉर्मूला होगा डायरेक्टली। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, स्टेप्स बहुत इजी है, सबको क्लियर हो भी गया होगा। यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से, इस फेस से हम लोग कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, ये देखो हम लोग x डिस्टेंस पर जाते हैं, और x डिस्टेंस पर हम लोग dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं। देखो dx थिकनेस का एलिमेंट कैसा दिखेगा आपको, कुछ इस टाइप का दिखेगा। फिर भी अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे आप लोगों ने कैरोट देखी होगी। तो जब आप कैरोट को कट करते हो तब आप क्या करोगे, जो स्टार्टिंग वाला एंड है, ये वाला जो एंड है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर जाते हो, कैरोट दिखा ना सबने, ठीक है। तो यहाँ से इस एंड से कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर जाकर नाइफ से पहला कट करते हो, और उसके बाद नाइफ को थोड़ा सा और आगे ले जाते हो, dx और आगे ले जाते हो और दूसरा कट करते हो। तो उन दोनों कट के बीच में आपको जो स्लाइड में आप जो कैरेट यूज करते हो उसका आपको एक पीस मिलता है, डिफरेंशियल एलिमेंट मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा वो डिफरेंशियल एलिमेंट आपको ऑलमोस्ट एक बहुत थिन डिस्क के फॉर्म में दिखाई देता है, सब लोगों ने देखा होगा। वो जो डिफरेंशियल एलिमेंट होता है वो आपको एक थिन डिस्क के फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट है। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए इसके पास कुछ रेडियस होगा, देखो थिकनेस तो सबको समझ में आ रही है, इसकी थिकनेस है dx, इसका रेडियस कितना होगा, तो मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस, ये रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ इसका रेडियस है r। इसका रेडियस निकालने में हेल्प कर सकते हो मेरी, इसका रेडियस निकालेंगे कैसे, जल्दी से बताओ इसका रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं आपको दो मेथड सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल। काफी लोगों ने इसको सिमिलैरिटी से किया होगा, मैं पहले आपको सिमिलैरिटी बताता हूँ, फिर एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है, जब हम लोग 12th में ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हालांकि मैं अभी आपको पहले सिमिलैरिटी से बताता हूँ, काफ़ी लोगों ने सिमिलैरिटी से किया होगा। मैं ज्योमेट्री एक बार फिर से अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये वही डायग्राम है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है ना, सेम डायग्राम है। इसको बस मैं सामने से फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, एक्जैक्टली फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, इसलिए उसको मैंने 2 डायमेंशन इंडिकेट करा है, ए और ये बी। और यहाँ पर देखो ये डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया, यहाँ पर है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था हम लोगों ने, इस तरह से लिया है डिफरेंशियल एलिमेंट। वैसे ये डिफरेंशियल एलिमेंट था, बट मैं इसका एक एंड देख रहा हूँ अभी। इसका रेडियस मैंने कितना लिखा है, इसका रेडियस मैंने लिखा है r, कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो जो सिमिलैरिटी लोगों ने यूज करी, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिमिलैरिटी यूज करी वो ये वाली यूज करी होगी। इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये हाइट कितनी होगी, ये जो ब्लैक कलर में हाइट है, ये हाइट होगी r माइनस ए, क्लियर होगा सबको। ये कंप्लीट r है, उसमें से ये a वाला पोर्शन माइनस कर दो तो ये r माइनस ए, बेस कितना है x। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, टेन थीटा, टेन थीटा में लिख सकता हूँ r माइनस ए होल डिवाइडेड बाय x। और सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, चलो इसमें ड्रॉ ना करते हुए अलग से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। अब इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करो, इस वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल सेम होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा b माइनस ए, कैसे हो गया b माइनस ए, ये कंप्लीट रेडियस है b, ये वाला रेडियस है a, तो ये हो जाएगा b माइनस ए।
और इसको मैं एल मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, एल लिखा है मैंने अभी, एल मान लेते हैं इसको, बी माइनस ए होल डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से देखो रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स प्लस ए। पहले तो ये रेडियस की रिक्वायरमेंट थी मुझे, सबसे पहले तो मुझे रेडियस पता होना चाहिए कि रेडियस कितना होगा। देखो ये तो रेडियस आ गया, पहले ये बताओ इसमें डाउट है क्या किसी को? फिर मैं इसका सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ, रेडियस जल्दी से हम कैसे ले सकते हैं। जल्दी से रिप्लाई करके बता दो इसमें किसी को डाउट है। रेडियस क्लियर हो रहा है, डिफरेंशियल एलिमेंट की। चलिए बढ़िया, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे की स्टोरी देखो क्या है। इसको लिखने का मेरे पास एक दूसरा मेथड भी था, थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वैसे क्लियर हो जाएगा आपको। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। मुझे बताओ इनिशियल रेडियस कितना है। इनिशियल रेडियस है ए, इनिशियल रेडियस ए है। और अगर मैं इसी डायरेक्शन में आगे वॉक करता हूँ और यहाँ तक आ जाता हूँ, यहाँ से वॉक करके यहाँ तक आता हूँ, तो मुझे कितना आगे जाना है? मुझे एल लेंथ आगे जाना है। तो देखो एल लेंथ आगे जाने में, एल लेंथ आगे जाने में रेडियस इंक्रीज कितना हो रहा है? कोई वैल्यू ए से बी हो रही, तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? इंक्रीमेंट है बी माइनस ए। जैसे पहले था 3 सेंटीमीटर, अब हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इंक्रीमेंट कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि एल लेंथ आगे जाने पर, एल लेंथ आगे जाने पर इंक्रीमेंट है बी माइनस ए। तो बस मुझे इतना बताओ कि अगर मैं सिर्फ इतना आगे जाता हूँ, सिर्फ एक्स लेंथ आगे जाता हूँ, तो एक्स लेंथ आगे जाने पर इंक्रीमेंट कितना होगा? इंक्रीमेंट होगा बी माइनस ए इंटू एक्स बाय एल। समझ में आ रहा है कुछ? वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये तो देखो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट समझ में आता है, इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं। इंक्रीमेंट इतना है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट प्लस इनिशियल वैल्यू, या इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। तो ये देखो, ये फाइनल वैल्यू लिखी है मैंने, ये देखो, ये क्या लिखा है? एक्स डिस्टेंस पर फाइनल रेडियस क्या होगा? इनिशियल रेडियस प्लस इंक्रीमेंट। फाइनल इन द सेंस एक्स रेडियस पर जो उसका, सॉरी एक्स डिस्टेंस पर जो उसका रेडियस होगा, एक्स डिस्टेंस पर जो उसका रेडियस होगा वो कितना होगा? इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज। ये देखो इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज। अब एग्जाम में ये सब चीजें आप धीरे धीरे डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर सकते हो। चलो अभी ये क्लियर होगा, अब आगे देखते हैं। अच्छा बस अब मुझे इतना बताओ कि जो डिस्क आप लोगों ने कंसिडर करी है, इस डिस्क का रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या मुझे इस डिस्क का रेजिस्टेंस बता सकते हो जल्दी से, कितना होगा? रेजिस्टेंस होगा एल बाई के, लिखते हैं ना फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला होता है एल बाई के। तो अब एल की जगह क्या लिखूंगा मैं? ये लिखेंगे हम लोग। कैसे आया ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो है, ऑल्दो ये बहुत इजी है। ये देखो ये डिस्क दिख रही है आपको, डिस्क में हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? डिस्क में हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है। तो एल बाई के में एल क्या लेंगे? एल लेंगे इसकी थिकनेस, जो हीट को क्रॉस करना है। थिकनेस कितनी है? डी एक्स। तो एल डी एक्स डिवाइडेड बाई के। ए एरिया कौन सा लेंगे हम बताओ? एरिया हम लेंगे ये कर्व सरफेस, सॉरी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। हालांकि वो डिफरेंशियल एलिमेंट है, थोड़ा सा एरिया चेंज होगा, बट वो चेंज नेग्लिजिबल होगा। इसलिए हम लोग एरिया के लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे। ये वाला एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। डाउट है तो बता देना बाद में मुझे, ये एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो ये जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये सबके सब डिफरेंशियल एलिमेंट किस में कनेक्टेड होंगे? किस में कनेक्टेड है इन सब? सीरीज में डेफिनेटली, गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। सीरीज में क्योंकि एक के बाद हीट दूसरे में फ्लो करेगी, फिर थर्ड में फ्लो करेगी, फिर फोर्थ में फ्लो करेगी। तो इसका मतलब हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा?
नेट रेजिस्टेंस होगा सभी रेजिस्टेंसेस का सम, पर वो सम हम कैसे परफॉर्म करेंगे? वो सम हम परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है हम लोगों को, तो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन किसका परफॉर्म करना है? इसका। अभी 1 मिनट और रुकना, मैं इसमें एक अच्छा मेथड और बताऊंगा। अभी देखो कुछ लोगों के पास ये टेंडेंसी होगी, हालांकि कर सकते हो, करने के लिए दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स होगा, कर सकते हो। कुछ लोगों ने पता क्या किया होगा, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस उठा के यहाँ रखा होगा, इसका स्क्वायर। आपको जो टर्म मिला होगा ना, अब उसका इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि देखो इस इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है, दो वेरिएबल है, दिख रहा है देखो, एक्स भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, एक्स और आर दोनों वेरिएबल है, एक्स और आर दोनों वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल में इंटीग्रेशन परफॉर्म होता है। तो वो एक मेथड हुआ, पर हम इतना लेंदी मेथड नहीं करेंगे, हमारे पास और सिंपल अप्रोच है। इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। देखो इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा डी आर। डी आर मीन्स चेंज इन रेडियस। सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहा हूँ मैं, सब्सटीट्यूशन काफी लोगों ने करा होगा, लेंदी है वो बहुत, यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत लेंदी होगा। हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करो डी आर। ध्यान देते आना, देखते आना बस आप लोग। एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? डी एक्स। और ए का डिफरेंशियल 0। तो क्या यहाँ से मुझे डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी क्या? जो डी एक्स की वैल्यू मिल रही है ना, उसको यहाँ रख दो। अब बताओ डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? डी एक्स होगा डी आर। देखते जाओ, थोड़ा सा आपकी कॉपी में करो, सब कुछ एक्सप्लेन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप लोग कॉपी में करो, आपको दिख जाएगा। डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी होगी, डी आर इंटू एल डिवाइडेड बाय कितना, बी माइनस ए इंटू के इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा बोर्ड वहाँ पे एंड हो गया, रुक जाओ। देखो यहाँ से आपको dx फाइंड करना है, ये dx दिख रहा है, dx फाइंड करो। dx कितना होगा? dx होगा डी आर इंटू एल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू ये वाला टर्म एज इट इज कितना, के इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद मैं इसको लीव कर लूँगी, आगे सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, मैं लिख देता हूँ चलो। इसके बाद करने के लिए आर तो कांस्टेंट टर्म से उनको बाहर निकाल देना। कांस्टेंट क्या है? एल कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है? के पाई बी माइनस ए कांस्टेंट है, के पाई बी माइनस ए कांस्टेंट है। किसका इंटीग्रल बचेगा? इंटीग्रल बचेगा डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो ये ज़्यादा इजी इंटीग्रल है, डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लिमिट में एक्स पे नहीं लगा रहा हूँ मैं, लिमिट किस पे लगा रहा हूँ? आर पे, ए से बी, ए से बी। हाँ अगर आप लोग क्या करते, अगर आप लोग यहाँ पर आर सब्सटीट्यूट करते, कुछ लोगों ने इसको उठा के यहाँ रखा होगा, पहली बात तो वो इंटीग्रल बहुत हैवी आया होगा, फिर सॉल्व करोगे तो उसमें एक्स पे लिमिट लगेगी। एक्स पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगती? एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल तक लिमिट लगती। पर मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने एक्स को एलिमिनेट करा है और इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर सॉल्व करा है। अच्छा अब इसको मैं यहाँ लीव कर दूँ, चलेगा? कर लोगे इसके बाद? अब क्या करना है बताओ जल्दी। अब देखो इसको सॉल्व करना, आपको एक फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वो फाइनल एक्सप्रेशन इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। पर क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, इसकी लेंथ दी थी एल प्राइम, इसकी लेंथ क्वेश्चन में मैंने एल प्राइम दी थी, तो अकॉर्डिंगली वो फाइनली इसको एल की जगह एल प्राइम कर देना, इतना सबको आता है करना। ठीक है, इतना मैं आप लोगों के ऊपर इतना जो है वो मैं फेथ रख सकता हूँ कि आप लोग कर लोगे। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर है वो तो बहुत ईजी है। रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर में क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, सिलेंडर का रेजिस्टेंस कितना होगा? एल डिवाइडेड बाय के ए। ये रेजिस्टेंस सिलेंडर का है, जो दूसरा डायग्राम था ना, सिलेंडर का रेजिस्टेंस है एल डिवाइडेड बाय के। इक्वेट कर लेना, इक्वेट कर लोगे सब लोग।
तो फाइनली सॉल्व करने पर इक्वेट करने पर आप लोगों का एक्सप्रेशन ये आ रहा है, L प्राइम बाय L इज इक्वल टू B बाय A। चलिए इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस को हम थोड़ा और डिटेल में ले आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन। पहले इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन का मीनिंग, देखो क्या है वो मैं बता देता हूँ, इसके बाद ट्राई करना। नोट करने की जल्दबाजी मत करना, पहले समझ लो, मैं टाइम दूंगा इस बार सफिशिएंट। ये आपको ऊपर एक हीटर लगा हुआ दिख रहा है, ये जो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है ये हीटर है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ और अच्छे से। ये हीटर है, हीटर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कितने टेम्परेचर पर है, 350 केल्विन पर। ये आपको एक हीटिंग एलिमेंट दिख रहा होगा, ये पूरा हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, ये हीटर है। और पता है इसके हेल्प से मुझे क्या करना है, इसके हेल्प से मुझे एक डिस्क है, ये देखो डिस्क दिख रही है नीचे ब्लू कलर में, इस ब्लू कलर की डिस्क को मुझे हीट करना है, जिसका टेम्परेचर कितना है इनिशियल, डिस्क का इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन। ये ब्लू कलर की जो डिस्क है इसका इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन, डिस्क का मास और उसका एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको गिवन है। पर मैं इन दोनों को डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं ला रहा हूँ, हीटर और डिस्क को मैं डायरेक्टली कांटेक्ट में न लाते हुए बीच में मैंने क्या करा है, एक सॉलिड सिलेंडर, ये दिख रहा है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के हेल्प से मैं हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी बताओ, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर होगी हीटर से डिस्क में विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन फ्रॉम सिलेंडर। सिलेंडर के लिए देखो डायमेंशंस गिवन है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि एस ऑफ सिलेंडर इज 0। कहने का मतलब क्या है, सिलेंडर खुद कुछ हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हीट ट्रांसफर कर रहा है। सिलेंडर हीट ट्रांसफर करने में बिलीव कर रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये अजम्पशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इस बेस पर को फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद, कितने टाइम पर डिस्क का टेम्परेचर 325 केल्विन हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन, आपको टाइम फाइंड करना है जितने टाइम बाद डिस्क का टेम्परेचर विल बिकम 325 केल्विन। जल्दबाजी मत करना, 3-4 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, प्रॉपर लॉजिक लगा के सॉल्व करना।
मैं आंसर फ्लैश कर देता हूँ। आंसर आना चाहिए 100/π ln2 और ये भी बता देता हूँ कितने स्टूडेंट्स का आंसर अब तक मैच कर चुका है। सबसे पहले जो आंसर मैच करा था वो था अथर्व का आंसर सही आया है, सिद्धेश का आंसर सही आया है और सम्यक का आंसर सही आया है। बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे शायद 50/π आंसर रिपोर्ट करा। सबसे कॉमन आंसर जो है वो 50/π है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। 3-4 लोगों का आंसर आ चुका है वैसे अब तक। 1-2 मिनट का टाइम और लो, ट्राई करो। हिंट तो मिल चुकी है अब कि इसमें इंटीग्रेशन यूज होना है।
चलो अब हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि काफी लोगों ने पता है क्या करा। जो कॉमन मिस्टेक मुझे रियलाइज हुआ कि सब लोगों ने करी होगी, 350 माइनस 300 का टेम्परेचर डिफरेंस निकाल कर उन्होंने हीट ट्रांसफर का रेट निकाल लिया, और उस हीट ट्रांसफर के रेट को कांस्टेंट मानते हुए उन लोगों ने क्या करा, इसमें देख लिया कि इसका टेम्परेचर 300 से 325 करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो उतनी हीट के लिए कितना टाइम लगेगा। बट देखो उसमें एरर क्या आ रहा है, इसको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ भी गया होगा एरर क्या हो रहा है। एरर ये है कि देखो जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस अब कम हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस से कम होने से क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस से कम होने से फर्दर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो कम होना शुरू होगा। मतलब जैसे जैसे वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फर्दर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होता जा रहा है। मतलब ये है वेरिएबल टेम्परेचर वाला केस। तो हमें करना क्या चाहिए, एजम्पशन मान लो अभी किसी इंटरमीडिएट स्टेप में, मान लो अभी इसका टेम्परेचर हो गया है टी, अभी इसका टेम्परेचर हो गया है टी, इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। अभी इस मान लो इसका टेम्परेचर है टी, इसका टेम्परेचर 350, इसका टेम्परेचर है टी, बताओ कितनी हीट ट्रांसफर होगी इस इंस्टेंट पर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बताओ। इस इंस्टेंट पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर समझ में आ रहा है, ये पाई आर स्क्वायर ये वाला एरिया इस बार कांस्टेंट है ना। के इंटू ए सिलेंडर के लिखा हूँ, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन कितना होगा, 350 माइनस टी डिवाइडेड बाय एल, एल कितना है, एच, ये हाइट जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, यह डी क्यू बाई डी टी आ गया। अच्छा, अब ये जो डी क्यू हीट है, वैसे इसको डी टी को इधर ले जा सकते हैं, अभी हाल ले जाते हैं, चलो इसको इधर ही ले आते हैं पहले ही, डी टी को मैं इधर ले आता हूँ। ये डी क्यू हीट किसको मिली, ये डी क्यू हीट इस डिस्क को मिली। मुझे बताओ इस डी क्यू हीट से इसका टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, इस डी क्यू हीट से इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा एम एस डेल्टा टी। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, एम एस डेल्टा टी क्यों लिखा हमने, हाँ एम एस इंटू डेल्टा टी, टी टेम्परेचर में डेल्टा टी का चेंज आया, डी टी मतलब डी टी इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ टी। अब आगे सबको समझ में आ गया होगा, इसके आगे मुझे लगता नहीं है भी कुछ रिक्वायरमेंट है, सिंपल हो गया क्वेश्चन तो बहुत। एम एस डी टी आगे हेल्प की रिक्वायरमेंट कर लोगे, हो जाएगा। अब आगे आगे पता है ना क्या करना है, 350 माइनस टी को इधर ले जाना, नीचे जाएगा ये 350 माइनस टी इधर जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर देखो डी टी और टी, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर है, स्मॉल टी मतलब ये टाइम है, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। अब आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसके आगे मैं हेल्प कभी नहीं करता। इसके बाद इसको नीचे ले जाना, इसको इंटीग्रेट करना, तो ये 1/t वाला एक्सप्रेशन है, सबको पता है ना 1/t वाला एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t ln t बेस ई होगा उसका। हाँ हाँ, लिखने का नोट करने का टाइम देंगे। अभी मैं क्वेश्चंस भी देखूंगा, कुछ लोग जो डाउट आए वो भी बता दूंगा। देखो एक ने शायद डाउट पूछा है 350 माइनस डी टी क्यों नहीं लिया है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ 350 माइनस डी टी का प्रॉब्लम क्या है। देखो जैसे भी मान लो इसका टेम्परेचर है 320, मान लो लेट अस से, भूल जाओ उसको, टेम्परेचर मान लो 320 है, तो अभी टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको बताओ। आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है 350 माइनस 320 का टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है, और वो जो हीट मिल रही है उससे इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, 320 से बहुत जरा सी हीट मिली, तो जरा सी हीट से इसका टेम्परेचर कितना होगा 320.02। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ये जो 350 माइनस टी लिया है वो क्यों लिया है, किसी इंस्टेंट पर इसका टेम्परेचर तो फिक्स है। इसका टेम्परेचर अभी कितना है, अभी मैंने माना है कि इसका टेम्परेचर अभी टी है, डी टी चेंज होने वाला है, डी टी इंक्रीज होने वाला है, पर अभी टेम्परेचर टी है। तो उस इंस्टेंट पर जो रेट होगा हीट ट्रांसफर का वो इतना होगा। अरे भैया डी टी कौन कैंसिल कर रहा है, ये कैंसिल मत कर देना भैया, ये कैंसिल तो नहीं कर रहा है ना कोई, ये कैंसिल नहीं होंगे, ये कैंसिल मत करना। ये कैपिटल टी है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन में इस पे बताओ लिमिट क्या होगी, टेम्परेचर पे लिमिट क्या होगी, जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ।
टेम्परेचर पे लिमिट्स 300 से 325, बिल्कुल सही, गुड, ठीक है, बढ़िया। कितने लोग आंसर मैच कर गया अब? कैलकुलेशन चाहते हो तो कैलकुलेशन करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना अगर ऐसा लग रहा हो। मैंने यहाँ पे इसलिए लीव करा क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ आगे इसके आगे, अच्छा लॉग में 1/2 आ रहा है, मैं एज्यूम करता आप लोग कैलकुलेट कर लोगे इसके आगे अपने आप से। चलो कैलकुलेट कर देते हैं, 1 ही मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, कर देते हैं। चलो किसी को अगर डाउट है हम सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसी में कर दूँ सॉल्व, यहाँ तक तो लिख ही लिया होगा, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 350 माइनस टी इधर ले आता हूँ मैं, जहाँ डाउट आए बता देना। 350 माइनस टी इधर ले गए, ये एम एस उधर ले जाओ, इसको इधर लिख दो, ठीक है। 350 माइनस टी में से माइनस साइन बाहर निकाल लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में अपने को। टी माइनस 350 हो गया ये, इसको कर दो इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक करना है, टी इक्वल टू 0 से लेकर हमें वो टाइम फाइंड करना है जब टेम्परेचर 300 से इंक्रीज होकर 325 हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन सबको पता है ना इस बारे में, हालांकि नहीं पता है तो बता देना, इसको भी मैं डिटेल में बता दूंगा। इसका इंटीग्रेशन वैसे होना चाहिए पता आप लोगों को अब तक, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ये t माइनस 350, ये जो टर्म है ना एल एन टी माइनस 350, इसका इंटीग्रेशन होता है मैथ्स में। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगनी है, लिमिट लगनी है 300 से 325, माइनस साइन बाहर इंतजार कर रहा है, के पाई आर स्क्वायर वैल्यूज रखना है बस। अब मैं कर देता हूँ कैलकुलेट फिर भी, के पाई, रेडियस है 1, मास है 2, 500 एच, डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर, ये सब तो कांस्टेंट था, dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0 t आएगा वो, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब क्या करें बताओ, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पहले, बाकी आप खुद से कर लेना, मैं सिर्फ इतना इंटीग्रेट करके लीव कर दूंगा। ln ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा -25, लोअर लिमिट हो जाएगा -50, बाहर माइनस साइन है। ये सबको समझा रहा है मैंने क्या करा, लॉग माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी। अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे लिमिट रख लोगे कि नहीं रख लोगे अब, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी, शायद आप लोग 11th के सिलेबस में होता है ना लॉग तो, अरे होता ही नहीं होता है आप लोग के 11th के सिलेबस में। अच्छा दूसरा फिर ये पता है ना, ये आ रहा है 1/2 और ये बाहर माइनस साइन है, log 2 हो जाएगा वो अंदर, क्योंकि वो माइनस पावर में चला जाएगा log के, तो log 2 कर देना, तो ln 2 आ रहा है यहाँ से मेरा। ये माइनस साइन कहाँ से आया, अच्छा कौन से माइनस साइन की बात कर रहे हो आप, ये वाला माइनस साइन की बात कर रहे हो। देखो हम लिमिट रखते हैं, देखो ये माइनस साइन तो समझ में आ गया होगा कहाँ से आ रहा है, ये तो मैंने माइनस कॉमन निकाला था, आप इक्वेशन चेक करना, ये माइनस साइन तो मैंने कॉमन निकाला था, यहाँ 350 माइनस टी था, माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला था, तो ये माइनस साइन तो वो है। आप इस माइनस साइन की अगर बात करें तो देखो अपर लिमिट रखो, 325 माइनस 350 होता है -25, लोअर लिमिट रखो 300 रखो, 300 माइनस 350 होता है -50, तो ये दो माइनस साइन तो वहां से आ रहे हैं, और ये माइनस साइन तो बहुत पहले से चल रहा है। आप चेक करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये माइनस साइन कहाँ से आया था। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है एक्चुअली, एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, बात बहुत सिंपल सी है, उसमें डबल बेनिफिट है, मैं बताता हूँ डबल बेनिफिट क्या है, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरा हमारा टाइम सेव होगा। जब मैं यहाँ तक लिख देता हूँ ना, देखो फिजिक्स में यहाँ तक, इस इक्वेशन तक, और जब मैं इसको बोलता हूँ कि इन दोनों को इक्वेट करके इंटीग्रेट कर दो, तो वहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाता है। एंड होने का मतलब ये है कि वहाँ पे कंसेप्चुअल पार्ट एंड हो चुका है, अब उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आपको टाइम मिलता है, अभी टाइम मिल रहा है, अभी क्लास एंड होने के बाद टाइम मिल रहा है, क्लास एंड होने के बाद यहाँ तक आने के बाद है ना, इतने स्टेप्स आने के बाद, ये दो कंसेप्चुअल स्टेप्स आने के बाद कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है वो आप लोग ट्राई करा करो, क्योंकि आप लोग की कहीं ना कहीं, काफ़ी लोगों की हैबिट है भी और काफ़ी लोगों की हैबिट नहीं भी है अभी, है ना, कैलकुलेशन करने की थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है।
खुद से ट्राई करो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आपका फाइनल आंसर मैच करेगा। हो सकता है 1-2 बार आपने सॉल्व करा गलत आए, पर उससे आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होगी। किसी का माइनस साइन नहीं आ रहा है, किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को ये वाले टर्म में प्रॉब्लम आ सकती है। जब आप खुद से ट्राई करोगे ना, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होना शुरू होगा कि आप कहाँ पर एरर कर रहे हो कैलकुलेशन पार्ट में। अभी तो बहुत सिंपल से कैलकुलेशन दिए हैं, इसमें कुछ खास डिफिकल्ट लेवल के कैलकुलेशंस फिर भी नहीं है अपन अज़्यूम कर रहे हैं। अभी एक आध वेरिएबल ही चल रहा है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। अभी अपन लोगों ने क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज़ें इंक्लूड नहीं करी है। तो कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करा करो, मैं यहाँ पे लीव कर दिया करूँगा आपसे। मैं बोल दूँगा इसके बाद, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, इंटीग्रेशन खुद से परफॉर्म कर लेना। यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लीव कर दिया करेंगे। मतलब इन दोनों का आप इक्वेट करो, इंटीग्रेट करो, आंसर बता दूँगा। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप कैलकुलेशन खुद से ट्राई कर लिया करो। अच्छा देखो, ये जो सेम क्वेश्चन है ना, अभी इसमें थोड़ा-सा और चीज़ें इंक्लूड कर सकते थे। अभी मैं ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड कर नहीं रहा हूँ क्वेश्चन्स में। अभी देखो, जो आपको येलो कलर में मैंने सिलेंडर दिया है, इसी की जगह हम लोग एक फ्रस्टम रख सकते थे। मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन में तो देखो वेरिएशन तो कुछ भी आ सकता है। आपका बस बेसिक लेवल पे ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं सिर्फ़ कंसेप्ट पे वर्कआउट कर रहा हूँ। बाकी क्या है कि आपको अगर ये सब चीज़ें क्लियर हैं, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। इसी के वेरिएशन फॉर्म हो सकते हैं। ये लो, अभी ये फ्रस्टम रख दिया हमने बीच में। तो वो लास्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो। समझ गए होंगे सब लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब आपको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो रेजिस्टेंस आपका निकला आया है रेजिस्टेंस से। याद आया? अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था लास्ट क्वेश्चन के लिए। उसको यूज़ करना पड़ेगा बस आपको इस बार और। वो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन में बस। इंटीग्रेशन जो हो सकता है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए। पॉसिबिलिटी है उसके अंदर इंटीग्रेशन थोड़ा-सा चेंज हो जाए, बाकी सब कुछ मेथड्स वगैरह आपको समझ में आ गए हैं, कांसेप्ट तो वही रहेगा क्वेश्चन का। अच्छा, मीनवाइल एक डाउट और आया है। 1 मिनट, वापस लास्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये डाउट आया है कि मैंने ये कहा था कि जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी आप लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 मानना। देखो, उसका एक बहुत प्रिसाइज़ रीज़न था। रीज़न ये था कि देखो, शायद आप क्लिक कर जाए इसमें। अभी देखो मैं क्या मान रहा हूँ, ये जो dq/dt आया है, dq/dt जो हीट आई है, मैं ये मान रहा हूँ ये पूरी की पूरी हीट कहाँ जा रही है देखो। ये जो हीट आई है ना dq/dt से, जो हीट आई थी, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ना, ये जो पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर हो रही है, पूरी की पूरी हीट किसको मिल रही है? शायद 1 मिनट, स्क्रीन शेयरिंग ऑन था, रुक जाओ। हुँ, देखो, डाउट ये आया है कुछ लोगों का कि मैंने ये क्यों कहा कि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में 0 है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था कि देखो, आप लोगों ने यहाँ पे dq/dt निकाला था, dq निकाला था। ये dq क्या है? जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। और ये dq ms डेल्टा t क्या है? इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हीट। आपने इन दोनों को इक्वल करा था। मतलब आप ये मान के चल रहे थे कि जितनी हीट फ्लो हो रही है, पूरी की पूरी हीट कहाँ जा रही है? सिर्फ़ इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में जा रही है। अब ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, पूरी की पूरी हीट आप मान रहे हो कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में जा रही है, पर अगर मान लो इसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती फिर आप समझ गए होंगे अब तक, कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है, उसमें ये क्या करेगा, ये भी अपना कट लेगा। कट लेने का मतलब क्या है? ये भी एक तरह से अपना पोर्शन जो है कुछ हीट अब्ज़ॉर्ब करेगा, तो आप उन दोनों को इक्वेट नहीं कर पाओगे। तो यही रीज़न था, हम लोगों ने क्वेश्चन में स्पेसिफ़ाई किया था और किया जाएगा कि वो एस जो है सिलेंडर का, वो 0 है। हाँ, ठीक है, एक और डाउट फिर से, कि सिलेंडर जो है अगर वो स्टेडी स्टेट में, देखो प्रॉब्लम वही है, मैं बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में। सिलेंडर के स्टेडी स्टेट में आने में देखो प्रॉब्लम आप रियलाइज़ करो क्या है। मैं देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एग्री करता हूँ सिलेंडर स्टेडी स्टेट में हो सकता था, बट इस बार नहीं आ सकता। देखो रीज़न क्या है? अभी बताओ इसका टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन है। मान लो अभी सिलेंडर स्टेडी स्टेट में है। वो आप लोगों ने पढ़ा था ना टेम्परेचर ग्रेडिएंट, 300, 50, 340, 330, 320, 310, 300। एग्री करते हो इस बात से? समझ रहे हो कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ? वो टेम्परेचर ग्रेडिएंट पढ़ा था हम लोगों ने एक दिन। 350, 340, 30, 320, 310, 300। पर अभी देखो क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 310। तो अगर इसका टेम्परेचर 310 हो रहा है, तो इन लेयर्स का टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा।
देखो इन लेयर्स का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा अंदर। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर सिलेंडर का धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा और इसलिए उसको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अरे कुछ समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है? कि क्लास छोड़ के भाग गए ब्रेक लेने के लिए काफी लोग। अच्छा रिपीट कर दें, ठीक है। देखो देखो बस बेसिकली मैं शॉर्ट पॉइंट बताता हूँ। इन जनरल बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको अभी। बस शॉर्ट पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मुझे, जो मैंने स्पेसिफाई किया भी था, कि ये जो ग्रीन कलर का सिलेंडर है जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस ग्रीन कलर के सिलेंडर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि जब जब ये हीट ट्रांसफर कर रहा है, देखो हीट ट्रांसफर कर तो रहा है पर ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सिर्फ हीट ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। जैसे मान लो अगर 20 जूल की हीट ट्रांसफर हुई तो 20 जूल की जो हीट ट्रांसफर हुई है पूरी की पूरी हीट इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जाएगी। अदरवाइज क्या होता, अगर मान लो इसकी खुद की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती तो क्या होता, जो हीट वहां से मिल रही है, थोड़ी हीट क्या करता है, खुद का भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज करता। और उस केस में हम लोग इन दोनों क्यू को इक्वेट नहीं कर सकते थे जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किया है। चलो ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। ये आपको इस टाइप की ज्योमेट्री दिख रही है जो मैंने सर्कुलर ज्योमेट्री पढ़ाई है, ये बेसिकली आप लोगों की समझ से चलोगी रिंग है एक। आप लोगों ने रिंग देखी होगी, बैंगल्स देखी होगी, ये उस टाइप की ज्योमेट्री है। मतलब हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल रॉड ली, इमेजिन करो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी सिलेंड्रिकल रॉड ली होगी और इस सिलेंड्रिकल रॉड को मैंने इस टाइप के ज्योमेट्री में, सर्कुलर ज्योमेट्री में बेंड कर दिया। फील कर पा रहे हो? सिलेंड्रिकल रॉड लो, स्ट्रेट सिलेंड्रिकल रॉड को मैंने इस टाइप के सर्कुलर स्ट्रक्चर में बेंड कर दिया। अब ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया है, इसका जो रेडियस है वो मैंने कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। कांस्टेंट मानना, थिकनेस नेग्लिजिबल है। 21 सेंटीमीटर आपको इसका रेडियस मानना है। इनर आउटर रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर मान लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों रेडियस में। मटेरियल का के गिवन है आपको, के इस मटेरियल का गिवन है ना, सिलेंड्रिकल मटेरियल का। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आ रहा है? देख लो एक मिनट डायग्राम, जल्दबाजी मत करो। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहीं से भी अगर मैं कट करता हूँ तो कट करने पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर दो जॉइंट्स दिए हैं, एक को मैंने रखा 70 डिग्री सेल्सियस पर और एक को रख रहा हूँ मैं 20 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। आपको फाइंड करना है कि टोटल ए से बी के बीच में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा। और वो जो आंसर मैंने डिस्प्ले किया था वो गलत था। कैलकुलेशन खुद से करो, आंसर फाइंड करो।
इसका आंसर आना चाहिए 3750/11। चलो अगेन मैं यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट को कम प्रेफरेंस दूंगा, कंसेप्ट पर हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे। एक बार देखो यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इस टाइप का आपको एक कंप्लीट इस टाइप से ज्योमेट्री दिख रहा होगा, वो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री को हम लोगों ने सर्कल में बैंड करा था। यहाँ पर मैंने इस जॉइंट पर 70 का टेम्परेचर दिया, यहाँ पर 20 का टेम्परेचर दिया। तो हीट फ्लो करने के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन हैं, बताओ एक डायरेक्शन कौन सी है? एक डायरेक्शन तो ये वाली है, दिख रहा है ये सबको। एक तो हीट यहाँ पे फ्लो करेगी इस तरह से, एक तो ये पाथ है, ठीक है। इस पाथ का रेजिस्टेंस होगा कुछ, इस पाथ का रेजिस्टेंस लिख देता हूँ मैं R1। R1 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ये वाला पाथ। वैसे ही हीट इस पाथ से भी फ्लो करेगी, दिख रहा है ये वाला पाथ, यहाँ से भी यहाँ हीट फ्लो करेगी। इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है? R2 मान लेते हैं। और हम लोगों ने क्वेश्चन में पूछा क्या था आप लोगों से? नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा था मैंने आप लोगों से। तो नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड करने के लिए पहले आप R1 और R2 ही फाइंड कर लो, बस इतना ही काफी है। पहले R1 कितना होगा? L1 डिवाइडेड बाय KA। ये L1 क्या है? इतने पोर्शन की लेंथ। बता सकते हो इतने पोर्शन की लेंथ कितनी होगी? बहुत सिंपल बात है। टोटल लेंथ वैसे कितनी होती है? टोटल लेंथ कितनी होती है? 2πr। ये r मतलब रेडियस है ना, कंफ्यूज मत होना, r मतलब रेडियस है यहाँ पर। यहाँ एक काम करता हूँ मैं, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए रेडियस लिख देता हूँ स्मॉल ए। लेट अस अज्यूम कि स्मॉल ए जो है वो रेडियस था। बताओ टोटल लेंथ कितनी होती है? 2πa। और ये कितना दिख रहा है उसका? 1/3 दिख रहा है। 1/3 समझ में आ रहा है? 120 डिग्री का एंगल है तो ये उसका 1/3 हो जाएगा। तो ये मैं लेंथ लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय KA। सिमिलरली R2 फाइंड कर सकते हो। R2 क्या हो जाएगा? L2 डिवाइडेड बाय KA। लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ बताओ कितनी है? ये वाली लेंथ समझ में आ रहा है? 2πa का 2/3 है, ये 1/3 है, रिमेनिंग 2/3 आपको यहाँ दिखेगा, डिवाइडेड बाय KA। अच्छा अब दोनों तरीके आगे करने के सॉल्व। आप ये कर सकते हो, I1 निकाल सकते हो। I1 मतलब ये वाला रेट। I2 निकाल सकते हो ये वाला रेट। I1 बताओ कितना होगा? I1 होगा 70 - 20 डिवाइडेड बाय R1। I2 होगा 70 - 20 डिवाइडेड बाय I2, सॉरी डिवाइड बाय R2। और हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब क्लियर हो गया होगा नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगा I नेट I1 प्लस I2। बस यही तक था जो था, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम। तो यही तक था जो था कंसेप्ट। अब आगे आपको पता है क्या करना है। क्या करना है जल्दी बताओ। आगे कर लोगे R1 R2। हाँ देखो बस मैंने एक्चुअली ये डायलॉग इसीलिए कहा था, मैं देखना चाहता था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मीम्स को लेकर या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं कि वेब सीरीज होती है उसको लेकर कितने अवेयर रहते हैं।
मतलब आप लोग पढ़ाई के साथ साथ दूसरे एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हो। चलिए ठीक है, वो कुछ लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, तो हाँ, इसका मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों को करना है, मैं आंसर डिस्प्ले कर देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। मैं एज्यूम करता हूँ कि कैलकुलेशन आप लोग कंफर्टेबल फील करते हो। R1 R2 यहाँ रखना, वैल्यूज R1 R2 की वैल्यूज रखना, आई नेट निकाल देना, I1 प्लस I2, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। R1 R2 के लिए मैं लिख चुका हूँ, वैल्यूज ही बस सब्सटीट्यूट करनी है आपको सिर्फ। अच्छा एक मिनट, और इसमें एक दो डाउट्स और आए हैं। अच्छा वेब सीरीज की तो बात हम बाद में कभी करेंगे अच्छे से, ठीक है। वेब सीरीज की बात हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, काफी लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए मुझे एकदम से। हाँ डार्क देखा है मैंने, डार्क में मैंने 2.5 सीजन देखे हैं, थर्ड सीजन मैंने आधे में छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आया आखिरी तक, छोड़ दिया मैंने। हाँ ये डायलॉग मिर्जापुर का था इससे पहले वाला, वो सब इरेलीवेंट है, अभी मुझे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने दो। कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सर हीट जो है वो इजीएस्ट पाथ लेती है, तो हम लोग ये दोनों पाथ क्यों कंसिडर करें? देखो हमने ऐसा नहीं कहा कि हीट इजीएस्ट पाथ लेती है या करंट इजीएस्ट पाथ देता है। करंट लेगा दोनों पाथ, क्योंकि पैरेलल है, देखो लेगा दोनों पाथ, पर ज्यादा किसमें से फ्लो करेगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से कम करंट या कम थर्मल करंट फ्लो करेगा। तो जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वो दोनों पाथ फॉलो करता है, एक पाथ फॉलो नहीं करता है, वो दोनों पाथ फॉलो करता है। पर ज्यादा वैल्यू किस पाथ में होगी? जिसका थर्मल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस कम होगा। कम वैल्यू किस में होगी? जिसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हाँ R1 R2 आप लोग पैरेलल लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिन लोगों का ये डाउट आ रहा है कि सर हम लोगों ने R1 R2 जो है वो पैरेलल में ले लिए हैं, तो बिल्कुल सही है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहते हो। तो R1 R2 इन दोनों को देखो कैलकुलेशन वही दिख रहा है मुझे। अगर आप I1 प्लस I2 ऐड करोगे तो आपको वही कैलकुलेशन आता हुआ दिख जाएगा कि 1/R1 प्लस 1/R2 वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको अपन लोग आज यहाँ पर हॉल्ट करते हैं। मैं आंसर बता देता हूँ इसका एक बार, आंसर डिस्प्ले कर देता हूँ, जिन लोगों को कैलकुलेशन परफॉर्म करना है कर लेना। आंसर आएगा 3750/11। अच्छा अभी नेक्स्ट क्लास कहीं की है? ठीक है सर, आ गए क्या देखना एक बार, सर ने ज्वाइन कर लिया है? तो ठीक है, मैं आप में से एक काम करता हूँ, किसी एक होस्ट बना देता हूँ, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट क्लास होती है वो है 4:30 पर। तो मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए भी लॉगिन करना है दूसरे आईडी से, तो मैं एक काम करता हूँ, आप में से किसी को होस्ट बना देता हूँ। आप सेटिंग्स ट्रांसफर कर दोगे ना बाद में जब सर आते हैं तब? ठीक है, चलिए ठीक है। और कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मतलब आप लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? बात तो सबसे बड़ी ये है कि रिस्क है ना? तो क्या करें बताओ ऐसे में। अच्छा लावण्या को होस्ट बनाते हैं, लावण्या कौन है भाई? हाँ देखो, मतलब यही देखो, हाँ ये देखो यहाँ पर हमने जैसे ही कहा रिस्क है, तो आप लोग के जो मैसेजेस हैं, हाँ 1992 स्कैम, वो भी मैसेजेस आ गए देखो। मतलब आप लोग, ये बात तो मानना पड़ेगी मुझे कि आप लोग हमेशा हमेशा बिल्कुल अपडेटेड रहते हो। तो ये मुझे इस बैच के बारे में पता करके बहुत अच्छा लगा कि जो बैच है, हाँ बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। तो
इस बारे में तो एटलीस्ट मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो बैच है हर मैटर में पूरी अपडेटेड रहती है, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, मतलब अपडेटेड रहना पसंद करती है बैच। गुड, वेरी गुड। चलिए एक काम करते हैं, आज तो फिर कुछ डिसाइड हो नहीं पा रहा है, तो अभी हम लॉगआउट ही करते हैं और एक बार नेक्स्ट नंबर देख लेंगे सब लोग एक कॉमन स्टूडेंट को होस्ट बनाने के लिए। अगली बार से एक कॉमन एग्रीमेंट पे आ जाएँगे।